इस क्लास में हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी की। ओके, ये पूरा पूरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है ये थ्योरम। और अगर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट पता है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बेसिस में अगर आपने सम्स अच्छे से किए हैं तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी है क्या एक्चुअल में। ओके, तो पिछले वीडियो में हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फिनिश की है, उसके कुछ रिलेटेड सम्स भी देखे थे। इस वीडियो में हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या कहती है, देखिए, लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स ऑफ अ सैंपल स्पेस। ए और बी कोई भी दो इवेंट हैं। ओके, वो जरूरी नहीं कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो, मतलब जरूरी नहीं कि वो डिसजॉइंट इवेंट हो, वो कोई भी दो इवेंट हो सकते हैं, मतलब उनके बीच में कॉमन एलिमेंट भी शेयर हो सकते हैं। तो let A and B are two events of a sample space, then P of A intersection B, मतलब probability of occurring of event both A and B किसके इक्वल होगा, probability of B into probability of A given B, where P of A given B denotes the happening of event A when B has already happened। मतलब इसका ये हुआ कि अगर ए और बी कोई भी दो इवेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। अगर हमें दिया है कि इवेंट बी जो है वो ऑलरेडी अगर हो चुका है ए से पहले। ओके, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं क्या है। इसका प्रूफ क्या है, लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स ऑफ अ सैंपल स्पेस। हम मान लेते हैं कि ए और बी जो हैं वो कोई भी दो इवेंट हैं किसी सैंपल स्पेस एस के। लेट इवेंट ए हैपेंस आफ्टर द इवेंट बी। अब हम मान लेते हैं कि जो इवेंट ए है वो इवेंट बी के बाद अकर हो रहा है, मतलब इवेंट बी जो है वो इवेंट ए के पहले अकर हो चुका है। ओके, अब देन बाय डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं कि अगर इवेंट बी पहले अकर हो चुका है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ओके, तो यहां पे हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ साइड्स हमने क्या किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दिया है ना। सेम नंबर से अगर हम डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन को तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यही हमने एन ऑफ एस से दोनों साइड बोथ साइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड कर दिया। अब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ एस क्या होगा, ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है वो उसकी डेफिनेशन क्या कहती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस एस किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस एस किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को अगर हम यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। यहां पे चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि हमारा इवेंट बी जो है वो ए से पहले अगर हो चुका है। ओके, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि हमारा इवेंट ए पहले अगर हो चुका हो बी से, तो ये यही जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है ये किसके इक्वल हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। सिमिलर वे में आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे दो रिजल्ट शो करता है। अगर इवेंट बी पहले अकर हो जाता है तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। और अगर इवेंट ए पहले अकर हो जाता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। ओके, अब एक्सटेंशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, यहां पे क्या है, हमने दो इवेंट की बात की थी लेकिन दो से ज्यादा इवेंट भी हो सकते हैं, है ना। तो ये जो आपकी जो इवेंट हैं ये क्या कहते हैं कि अगर ए बी और सी कोई भी तीन इवेंट हैं सैंपल स्पेस के तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जैसे हमने यहाँ पे दो इवेंट लिए थे तो यहाँ पे तीन इवेंट की बात हो रही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब हमको यहाँ पे देखिए क्या करना है ध्यान से कि हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, मतलब जो सबसे पहले अकर हो चुका है, मतलब यहाँ पे देखिए हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे इवेंट ए जो है वो सबसे पहले अकर हो चुका है। तो इसीलिए
हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ओके। उसके बाद जो सेकंड इवेंट है तो उसके लिए हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है। उसके बाद जो थर्ड एलिमेंट है उसके लिए हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ये जो दो इवेंट जो पहले अगर हो चुके हैं उसका हमने इंटरसेक्शन ले लिया। हमको यहाँ से ये चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी, जो जनरल फॉर्म है, अगर A1 A2 A3 अप टू AN तक इंटरसेक्शन हमें करने हैं तो ये किसके इक्वल होगा। देखिए हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि A1 पहले अगर हो चुका है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, ओके, इनटू क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन A1। उसके बाद में जैसे हमने यहाँ किया था तो A3 के लिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इंटरसेक्शन A1 इंटरसेक्शन A2, ओके। तो सिमिलरली ये कहाँ तक चला जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ AN गिवन A1 इंटरसेक्शन A2 अप टू AN-1, ओके। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे समझ लीजिए हमारे पास 4 इवेंट्स हैं, ओके। जैसे हमारे पास 4 इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि A1 ऑलरेडी अगर हो चुका है, ओके, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन A1, है ना। इसके बाद इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 गिवन A1 इंटरसेक्शन A2, राइट। इसके बाद इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगा नेक्स्ट, A4 गिवन A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 आ जाएगा, ओके। अब हम अगर बात करें, मान लीजिए हमारे पास 5 इवेंट्स हैं, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4 इंटरसेक्शन A5, तो ये किसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे भी हम ये सपोज कर रहे हैं कि A1 हमारा पहले अकर हो चुका है इवेंट, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन A1, है ना, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 गिवन A1 इंटरसेक्शन A2। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 गिवन A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। उसके साथ में क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A5, है ना, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A5 गिवन A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4। तो ये ऐसे ही चलता जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ये जो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो है, अगर n इवेंट्स भी आपको दिए हैं तो भी आप उसको इजीली कर सकते हैं, है ना। तो अगर यहाँ पे इवेंट आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे अगर P ऑफ A लिखा है मतलब A इवेंट जो है वो ऑलरेडी पहले अकर हो चुका है और उसके बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इवेंट B अगर पहले हो चुका है, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B लिखा है, ओके। तो ये हमारा था क्या, एक्सटेंशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ओके। तो एक अदर डेफिनेशन भी देख लेते हैं जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की है, वो क्या कहती है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियसली अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स, मतलब एक साथ अगर दो इवेंट ए और बी अकर हो रहे हैं तो वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ द इवेंट्स मल्टीप्लाइड बाय द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द अदर। इसका मतलब कि जो पहले इवेंट हो चुका है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। अदर जो है हमारा मतलब जो इवेंट बी है उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से हम उस इवेंट ए को मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो यही डेफिनेशन है हमारी। एक दूसरी डेफिनेशन, डिफरेंट ऑथर्स अपने हिसाब से अलग अलग डेफिनेशन देते हैं, तो ये आपके सामने मैंने दो डेफिनेशन रखी हैं, ओके। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हमने देखा है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, प्रोबेबिलिटी की। थैंक यू।